कक्षा 10वीं के मेरे प्रिय जिज्ञासु छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा मैं पाठ 7.2 लेखक अमृतलाल नागर के मैं लेखक कैसे बना नामक पाठ पर चर्चा किए थे। इसके कुछ अंश तो हो गए हैं बेटा, है ना। तुम लोग अपनी पुस्तक का 138 पृष्ठ देख रहे हैं ना। आ जाओ 139 पर, कुछ अंश हो गया है, अपना गए हैं, है ना। देखो, ध्यान से देखो बेटा। सन 28 में इतिहास प्रसिद्ध साइमन कमीशन दौरा करता हुआ लखनऊ नगर में भी आया था। उसके विरोध में यहाँ एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद वल्लभ पंत आदि उस जुलूस में अगुआ थे। लड़काई उम्र में के जोश में मैं भी उस जुलूस में शामिल हुआ था। जुलूस मील 1.5 मील लंबा था। उसकी अगली पंक्ति पर जब पुलिस की लाठियां चलती, लाठियां बरसी, तो भीड़ का रेला पीछे की ओर सरकने लगा। उधर पीछे से भीड़ का रेला आगे की ओर बढ़ रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 चक्की के पार्टी में पिस करके मेरा दम घुटने लगा था। मेरे पैर जमीन से उखड़ गए थे। दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर की उन्मत्त भीड़ टक्करों पर टक्करें देती थी। उस दिन घर लौटने पर मानसिक उत्तेजना वश पहली तुकबंदी फूटी। अब उसकी एक ही पंक्ति मुझे याद है, कब लो कहाँ लाठी खाया रे, कब लो कहाँ जेल सहा करिए। ये पंक्ति लेखक नागर जी को याद है। वो प्रस्तुत करते हैं कि मोर मुंह से ये काव्य स्फुटित हुई। वह कविता तीसरे दिन दैनिक आनंद में छप भी गई। छपे के अक्षरों में अपना नाम देखा तो नशा आ गया। बस मैं लेखक बन गया। मेरा ख्याल है 2-3 प्रारंभिक तुकबंदियों के बाद ही मेरा रुझान गद्य की ओर गया। कहानियां लिखने लगा। पंडित रूप नारायण जी पांडे कवि रत्न मेरे घर से थोड़ी दूर पर ही रहते थे। उनके यहाँ अपनी कहानियां लेकर के पहुंचने लगा। ये मेरी कहानियां पर कलम चलाने के बजाय सुझाव दिया करते थे। उनके प्रारंभिक उपदेशों की एक बात अब तक गांठ में बैठी है। छोटी कहानियां के संबंध में उन्होंने बताया था कि कहानी में एक ही भाव का समावेश करना चाहिए, उसमें अधिक रंग भरने की गुंजाइश नहीं होती। इस तरह से ये लेखक ये बता रहा है कि मेरे जीवन में जब राष्ट्रीय चेतना की बात आई तो मेरे इस भीड़ भड़क्का और इस शोरगुल और क्या कहते हैं मारे आंदोलन में मेरा भी मन जो है काव्य
स्फुटित, काव्य स्फुटित हो गया और काव्य लिखने की ओर मेरा जो मन है वो झुक गया। सन 1920 में निराला जी से परिचय हुआ। निराला का नाम जानता? पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे होकर पूरा नाम है। 60 कट्टे बतावा थे कि 1920 में निराला जी से परिचय हुआ और तब से लेकर के 1939 तक वह परिचय दिनों दिन घनिष्ठ होता ही चला गया। अब एकरो मन जो है कविता रहा लग गए, और वो तो निराला जी तो महान कवि हैं। तब ये सलाह सुझाव देवा, देख बेटा ऐसे ढंग के लिखे कर, ऐसे ऐसे हो ही एला ऐसे की बतावे। निराला जी के व्यक्तित्व से मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया। प्रारंभ में यदा कदा दुलारे लाल जी भार्गव के सुधा कार्यालय में भी जाया करता था। ये उसका एक कार्यालय था। मिश्र बंधु बड़े आदमी थे। तीनों भाई एक साथ लखनऊ में रहते थे। 3-4 बार उनकी कोठी पर भी मैं दर्शनार्थ गया था। अंदर वाले बैठक में एक तखत पर 3 हैं मसनदे और लकड़ी के 3 कैश बॉक्स रखे थे। मसनदों के सहारे बैठे उन 3 साहित्य महापुरुषों की छवि आज तक मेरे मानस पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। सब राजा पंक्ति, सब राजा पंक्ति, श्याम बिहारी मिश्र का एक उपदेश भी उन दिनों मेरे मन में घर कर गया था। उन्होंने कहा था, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं समझ बनाना चाहिए। हाँ, क्योंकि खाते पीते खुशहाल घर का लड़का था, इसलिए इस सिद्धांत ने मेरे मन पर बड़ी छाप छोड़ी। आजकल आदमी मन के काय स्वभाव होते, कोई काम ना करते वो पैसा कमाए, है ना। तो साहित्यकार ने इसको समझाया, देखो बेटा, तुम साहित्य की ओर झुकाव तुम्हारी है, बहुत अच्छी है, परंतु पैसा कमाने के लिए दृष्टिकोण से ये साहित्य की ओर नहीं रहना। तो कैसे रहना? कह देता है वो कि समाज का कल्याण हो, समाज के भलाई के लिए कार्य हो, ऐसी दृष्टिकोण से साहित्य की सृजन करना, ये बताया उसे। इस तरह सन 29-30 तक मेरे मन में यह बात एकदम स्पष्ट हो चुकी थी कि मैं लेखक ही बनूंगा। काशी में उन दिनों अनेक महान साहित्यकार रहा करते थे। वहां भी जाना आना हुआ। साल में 2 चक्कर लगा आता था। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के दर्शन पाकर के मैं स्फूर्ति से भर जाता था। शरद बाबू हिंदी मजे की बोल लेते थे। मुझसे कहने लगे, स्कूल कॉलेज की पढ़ते समय बहुत से लड़के कविताएं कहानियां लिखने लगते हैं, लेकिन बाद में उनका यह अभ्यास छूट जाता है। इससे कोई लाभ नहीं,
पहले यह निश्चय करो कि तुम आजन्म लेखक ही बने रहोगे। मैंने सब सा हामी भरी। जब उसने ये कहा तो मैंने कहा हाओ, मैं लेखक के बनूं, है ना। शरद बाबू के ने अपना एक पुराना किस्सा सुनाया। 18-19 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। क्रमशः उनकी 2-3 किताबें छपी जो वो चमत्कारिक रूप से प्रसिद्ध हो गए। तब एक दिन रास्ते में शरद बापू को एक कॉलेज जीवन की एक अध्यापक मिल गए। उन्होंने बापू 5 कौड़ी था। वे बंगला साहित्य के प्रतिष्ठित आलोचक भी थे। अपने पुराने शिष्य को देख करके उन्होंने कहा, शरद, मैंने सुना है कि तुम अच्छे लेखक हो गए हो, लेकिन तुमने अपनी किताब पढ़ने को नहीं दी। शरद बाबू संचित हो गए, विनयपूर्वक बोले, ये पुस्तकें इस योग्य नहीं है। आप जैसे पंडित उन्हें पढ़े। 5 कौड़ी बाबू बोले, खैर पुस्तकें तो मैं कहीं से लेकर के पढ़ लूंगा, पर चूंकि अब तुम लेखक हो ही गए हो, इसलिए मैंने 3 बातें ध्यान में रखना। मेरी 3 बातें तुम ध्यान में रखना। एक तो जो लिखना हो सो अपने अनुभव से लिखना। दूसरी, अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत ही किसी को दिखाने, सुनाने के या सलाह लेने की आदत मत डालना। कहीं लिख करके 3 महीने तक के अपनी दराज में डाल दे और फिर ठंडे मन से स्वयं ही उसमें सुधार करते रहो। लिख तो दिए और त्रुटियां होना संभव है, तो इस तरह से स्वयं सुधार करना। इससे जब यथेष्ट संतोष मिल जाए तभी अपनी रचना को दूसरों के सामने लाओ। 5 कौड़ी बाबू की तीसरा आदेश यह था कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत कर। ये बात बताया नागर जी को 5 कौड़ी बाबू ने। अपने गुरु की ये 3 बातें मुझे देते हुए शरद बाबू ने चौथा उपदेश यह दिया कि यदि तुम्हारे पास 4 पैसे हो तो 3 पैसे जमा करो और 1 पैसा एक खर्च। यदि अधिक खर्चीले हो तो 2 जमा करो और 2 खर्च। यदि बेहद खर्चीले हो तो 1 जमा करो, 3 खर्च। इसके बाद भी यदि तुम्हारा मन न माने तो 4 खर्च कर डालो, मगर फिर 5वां पैसा किसी से उधार मत मांगो। उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। ये शिक्षा उसने दिया। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन 4 उपदेशों का मैं 100% अमल में ला सकता हूँ, फिर भी यह अवश्य कह सकता हूँ कि प्राय 90% मेरे आचरण पर उपदेशों का प्रभाव पड़ा है। इस तरह से नागर जी अपनी साहित्य की ओर कैसी रुचि हुई और बड़ों के उपदेश को मैंने कैसे माना, इसका सुंदर चित्रांकन किए।
सन 30 से लेकर के 33 तक का काल लेखक के रूप में मेरे लिए बड़े ही संघर्ष का था, है ना। कहानी लिखता, गुरुजनों के पास भी करा लेता, परंतु जहां कहीं उन्हें छपने भेजता तो गुम हो जाती थी। रचना भेजने के बाद मैं दौड़ दौड़ कर पत्र पत्रिकाओं के स्टॉल पर बड़ी आतुरता के साथ देखने को जाता था कि मेरी रचना छपी या नहीं। इस बार निराशा ही हाथ लगती थी। मुझे बड़ा दुख होता था। उसकी प्रतिक्रिया में कुछ महीनों तक मेरे जी में ऐसी सनक समाई कि लिखता, सुधारता, सुनाता और फिर फाड़ डालता। सन 1933 में पहली कहानी छपी। सन 1934 में माधुरी पत्रिका ने मुझे प्रोत्साहित दिया, है ना। फिर तो बराबर चीजें छपने लगी। अब उसके बाद इसका जो लिखा हुआ जो साहित्य है वो बराबर छपने लगा। मैंने यह अनुभव किया कि किसी नए लेखक की रचना का प्रकाशित न हो पाना बहुधा लेखक के लिए दोष के कारण न हो करके, है ना, संपादक को गैर जिम्मेदारी का कारण भी होता है। इसलिए लेखक को हताश नहीं होना चाहिए। सन 1935 से 37 तक मैंने अंग्रेजी माध्यम से अनेक विदेश कहानियों और गुस्ताव लाबेर के एक उपन्यास, है ना, मादाम बोरबी का हिंदी में अनुवाद भी किया। यह अनुवाद कार्य में छपाने की नियत से उतना ही करता था जितना कि अपना हाथ साधने में नियत से। अनुवाद करते हुए मुझे उपर्युक्त हिंदी शब्दों की खोज करनी पड़ती थी। इससे मेरा शब्द भंडार बढ़ा। वाक्य गठन भी पहले से अनेक निखरा। दूसरों की रचना, विशेष रूप से कर्मठ लोकमान्य लेखकों की रचनाएं पढ़ने की लेखक को अपनी शक्ति और कमजोरी का पता लगता है। यानी क्या मेरे लिखने में कमी है, इस बात का जानकारी लेखक को लिखते लिखते इस तरह से हो जाता है। यह हर हालत में बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि जब अपनी कमजोरी किसी को मालूम हो जाता है ना, तब उसमें सुधार होता है। और कमजोरी मालूम नहीं होती तब फिर वही बात गलत हो ही, है ना। तो ऐसा आदत था। हमने एक विचित्र तरह भी मेरे मन में जगाई। बार बार यह अनुभव होता था कि विदेशी साहित्य के तो अंग्रेजी के माध्यम से बराबर हमारी दृष्टि में पड़ता रहता है, किंतु देसी साहित्य के संबंध में हम कुछ नहीं जान पाते। उन दिनों हिंदी वालों में बंगला पढ़ने का चलन तो किसी हद तक था, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य हमारी जानकारी में प्रायः नहीं के बराबर था। इसी तरफ में मैंने अनेक देश की ओर भाषाएं सीखी। आज तो दावे से कह सकता हूं कि लेखक के रूप में
आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरी इस आदत ने मेरा बड़ा ही उपकार किया। विभिन्न वातावरण को देखने, घूमना, है ना, भटकना, है, बहुश्रुति और बहुपठित होना भी मेरे बड़े काम आता है। ये सब जो मैंने क्या क्या देखा है, घूमना, भटकना, है ना, बहुश्रुत लोगों की कहना सुनना, ये है ना, बहुपठित, बहुत साफ पढ़ना, ये मेरे काम आया। यह मेरा अनुभव जन्य मत है। अनुभव जन्य मत अर्थात मैं अपने विचार के अनुसार ये सब मैंने सोचा। अनुभवजन्य मत है कि मैदान में लड़ने वाले सिपाही को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिस प्रकार नित्य की कवायद बहुत आवश्यक होती है, उसी प्रकार लेखक के लिए उपरोक्त अभ्यास भी नितांत आवश्यक। तुलनात्मक बात कह दे रहे हैं। जिस प्रकार से सिपाही को पुराना जो अनुभव है उसका जो अच्छे अनुभव को क्या करना, रूपांतरित करना, ऐसे ही मेरे हृदय में जो अच्छे अनुभव थे, मेरे लेखक बनने की प्रति प्रेरणा जो मिली, उसका मैंने उन विचारों को प्रयोग किया। केवल साहित्यिक वातावरण में ही रहने वाला कथा लेखक मेरे विचार में घाटे में रहता है। उसे निष्कासोच विविध वातावरणों से अपना सीधा संपर्क स्थापित करना ही चाहिए। इस तरह से ये पाठ नागर जी का कि मैं कैसे लेखक बना, पाठ पूर्ण हो गया बेटा। अब आ जाओ इसके अभ्यास के प्रश्न को देखो। क्या कहता है, लेखक बनने के लिए शरद बापू ने क्या क्या सुझाव थे। प्रश्न क्रमांक 2, अमृतलाल नागर ने अपने आत्मकथा में अपने युग के आंदोलनों का वर्णन किया है। उन आंदोलनों का लेखक पर क्या असर हुआ। 3, इस पाठ में लेखक ने अपने लेखक बनने के पीछे बहुत सारे कारणों को स्वीकार किया है। उन कारणों को लिखना। 4, साहित्य को टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए। ये कहने के पीछे क्या विचार है, लिखिए। 5 है, अंग्रेजों की दावत पर जाने के पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटवा दी। उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटाया होगा, अपने विचार लिखिए। ये जो है 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें पाठ के आधार पर देने हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा, पाठ के आगे इसमें क्या है, पाठ का भी जो पढ़े हो उसका भी उपयोग अर्थात सहायता लेना और अपने विचार। हाँ, देखिए क्या कहता है, आपके मन में भी कुछ बनने के विचार आते होंगे। देखा ना, आप अलग अलग समय पर क्या क्या बनना चाहते रहे, लिखिए। यह भी कहिए, यह भी बताइए
कि अभी आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों। दूसरा है, लेखक ने बताया है कि उनके पास, उनके आसपास कई ऐसे लोग थे जिनसे वे प्रभावित हुए। आपके जीवन में भी कई लोग होंगे जिनसे आप प्रभावित होंगे। उनसे किसी एक के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये चार्ट है बेटा, इनको भी। अब भाषा के बारे में ला देखो ध्यान से। पाठ में कई स्थानों पर अलग अलग तरह के वाक्य प्रयुक्त हुए हैं। ये भाषा के बारे में तो इच्छा नहीं होती पढ़ाने की, क्योंकि कोई ऐसा पाठ नहीं रहा होगा, नहीं है, जिसमें भाषा के बारे में नहीं दिया हो। और ये भाषा के बारे में पूरा व्याकरण से संबंधित है। इतना अच्छा व्याकरण देते हुए भी सरकार ने पाठ्यक्रम में व्याकरण को वंचित कर दिया है। परीक्षा में भी व्याकरण एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। क्यों? ये प्रश्न है मेरा, और इस पर मेरी लेखनी चली है। मैं निरंतर इसके पीछे मैं सरकार से जवाब तलब कर रहा हूं, और यहां तक की स्थिति आ चुकी है कि मैं अदालत में इसका फैसला कराऊंगा। शिक्षक को पढ़ाने की मन ही नहीं होता। अरे पाठ्यक्रम से हटा दिया, प्रश्न ही नहीं आता ये व्याकरण का, तो काहे पढ़ाएगा वो। बड़ी विचित्र है। और ऐसी कोई पाठ नहीं जी इस पूरी पुस्तक में जो भाषा के बारे में ना हो। इतना अच्छा दिया है, और इसके बावजूद पाठ्यक्रम में बिल्कुल दिया ही नहीं। इसका पाठ्यक्रम और विषय वस्तु से कोई मतलब नहीं है, मनमानी कर रहे हैं। तो आ जाओ, दिया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। आ जा बेटा, मन तो नहीं होता, फिर भी बता देता हूं। देखो, कुछ स्थानों पर क्रिया करने वाला यानी कर्ता महत्वपूर्ण है, तो कहीं पर कर्म को ज्यादा महत्व दिया गया है। जिस वाक्य में वो वाच्य बिंदु करता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे हम राम रोटी खाता है, इस वाक्य तथा जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता ना हो करके कर्म हो, उसे कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे रोटी राम के द्वारा खाई गई। आप पाठ में ऐसे खोज कर ऐसे वाक्यों को नीचे दी हुई तालिका के रूप में लिखिए। देख लिए, इतना सुंदर व्याकरण बच्चों के ज्ञानार्जन के लिए दिया है। और इसका जो है बच्चों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, इसके जानने के लिए जो है जांच अर्थात परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न देना चाहिए था। परंतु आज की स्थिति ऐसी है कि कोई प्रश्न ही नहीं देता, पूरा छोड़ देता है व्याकरण को। इसलिए विषय शिक्षक को इस व्याकरण के बारे में पढ़ाने की मन नहीं होता, वंचित हो रहा। क्यों व्याकरण की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि व्याकरण जो है भाषा का प्राण है। बगैर व्याकरण के जाने बगैर विद्यार्थी जो है न तो शुद्ध लिख सकता, न शुद्ध बोल सकता, न शुद्ध पढ़ सकता। इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के उपरांत भी सरकार ने इसको पाठ्यक्रम से वंचित कर दिया। ऐसी सरकार।
योग्यता विस्तार। अब बेटा ये 3 ठो है, इसको ही पढ़ लेना और कर लेना। आ जाओ पाठ 7.3 जेब कतरा। बड़ा विचित्र शीर्षक है यार। क्या कहता है? जेब कतरा, ज्ञान प्रकाश विवेक। इसके लेखक हैं ज्ञान प्रकाश विवेक। आ जाओ थोड़ा विवेक जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। ज्ञान प्रकाश विवेक वर्तमान में हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण नाम है। आपने कहानी, कविता और हिंदी गजलें लिखी है। गजल एक जो है काव्य है ना। और लघु कथाएं भी। आपकी जन्म हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में 1948 में हुआ था। आपके कई कहानियां संग्रह, अलग अलग दिशाएं, शहर गवाह है, उनकी जमीन है, शिकारगाह और मुसाफिर खाना एक कविता संग्रह, दीवार से कहानी रोशनी, और गजल संग्रह। गजल संग्रह का नाम है धूप के हस्ताक्षर आंखों में आसमान। एकत पर वो गजल लिखे, प्रकाशित हो चुके हैं। आपका एक उपन्यास दिल्ली दरवाजा काफी मशहूर हुआ है। देखे दिल्ली दरवाजा नाम सुने आप? ये तो हमारे दुर्ग में है दिल्ली दरवाजा है। दिल्ली दरवाजा दुर्ग में है। कदे करा है? तुम गवर्नमेंट स्कूल देखे आओ। गवर्नमेंट स्कूल के सामने जो हिंदी भवन लिखा है आजकल, वही है बेटा दिल्ली दरवाजा है। हमन पढ़त रहा ना तो आर पार होकर आ जाए के लिए रास्ता नहीं से। अब बोला पूरा कार्यालय बना डाले दिल्ली दरवाजा ला। हिंदी भवन लिखा है और कहूँ ऑफिस भला रखे। तो आइएगा, अपन चल रहे थे। आपका उपन्यास दिल्ली दरवाजा काफी मशहूर हुआ। आपको हरियाणा साहित्य अकादमी की 3 बार पुरस्कृत किया गया। देखना, आपकी साहित्य इतने प्रसिद्ध हो गई कि आप 3 बार समाज ने आपको पुरस्कृत किया। ऐसे उच्च कोटि के आप साहित्यकार हैं। आ जाओ विवेक जी के ये लघु कथा पर चर्चा करते हैं। बस से उतरकर जेब में हाथ डाला, मैं चौंक पड़ा। जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या, कुल 9 रुपए और एक खत, जो मैंने माँ को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा। 3 दिनों से यह पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था। पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था। लेखक अपने जीवन की जो है कहानी बता रहे हैं कि जीवन में कैसे समय आता है। एक बार वो बता थे कि मोर जेब कट चुके, 9 रुपए जा चुके थे। यूं भी रुपये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपए 900 से कम नहीं होती। जब नौकरी करत रहा ना, थोड़ा बहुत पैसा गंवा दोगे तो होते अखरे नहीं।
परंतु नौकरी जब छूट गए, जैसे अभी हमारी, अब नौकरी से तब काम के बैठ गए हम घर, तब पैसा कैसे आई ये सोचे पड़ती है ना। खैर थोड़ा बहुत तो सरकार हमारा देते, ओकर से हमार गुजर बसर चल जाते, परंतु जिसके पास कोई आय का साधन नहीं होता उनको बेटा बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो यही बात थी इस लेखक के, जब नौकरी होकर छूट गए तब कहीं आय का साधन नहीं हैं। कुछ दिन गुजरे, माँ का खत मिला। पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया, जरूर पैसे भेजने पर लिखा होगा, लेकिन खत पढ़ करके हैरान हो गया। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा भेजा 50 रुपये का मनी ऑर्डर मिल गया है। एवं चिट्ठी मिली तो मैं लिखाया है, तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं करता, नहीं बरतता। ये लिखाया है होकर माँ जो भेज रहा है चिट्ठी। तो मैं इस उधेड़ में लग गया कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर कितना भेजा होगा, हैं? कितना भेजा होगा? नहीं, किसने भेजा होगा? अरे मोर तो जेब कट गई से, तब वो चिट्ठी और मनी ऑर्डर सब मोर पैसा चली मोर पास, और फिर एक चिट्ठी कहा थे कि तेरा भेजा हुआ पैसा 50 रुपये मुझको मिल गया, कि मैया चिट्ठी लिखा थे। तो कौन भेजी सो ही बोला पैसा? ये लेखक चिंतन करने लगा। कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला। चंद लाइनें थी आड़ी तिरछी, ऐसे तैसे लिखे रही से। बड़ी मुश्किल से खत पढ़ पाया। लिखा था, भाई 9 रुपये तुम्हारे और 31 रुपये अपनी ओर से मिला करके मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है, फिक्र मत करना। माँ तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूखी रहे। तुम्हारा जेब कतरा। देखा, ये पाठ पूर्ण हो गया। एक साहित्यकार दूसरे से कहता, कैसे ढंग के कर्मन के बीच के बात होते, एक सुंदर चित्रांकन ये जेब कतरा नामक पाठ में मिला थे। आ जाओ बेटा, इसके अभ्यास के प्रश्न क्रमांक 1, लेखक की माँ को जेब कतरा ने पैसे क्यों भेजे? द्वितीय, जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 के से कम नहीं होती, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तीसरा, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, लिखिए। अब उसके बाद पाठ के आगे भी 4 प्रश्न हैं और भाषा के बारे में ये दिया है। ये सब पाठ पूर्ण हो गया बेटा। ठीक है, अब ये 7.4 तो हमारे कोर्स में है नहीं। इस तरह से तुम्हारे ये जो हिंदी का कोर्स पूर्ण होता है। अब रह गया सवाल अध्ययन का। तुम अच्छा मेहनत करना बेटा। जब इसकी मैं पुनरावृत्ति कराऊंगा तो
बराबर मुझे उत्तर मिलना चाहिए, है ना। और मेहनत ही सफलता की कुंजी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक, पाठ हो गया पूरा। अब मौलवी